हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान के सुपरहिट प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस में करा रही हूँ, उन्हीं में से ये एक है। और ये हमारी क्रैश कोर्स का 50वां भाग है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की, चाहे पटवारी की, चाहे ग्रुप 2, चाहे जेल प्रहरी, चाहे आरक्षण, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप संविदा वर्ग की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी पढ़ेंगे। पर्यावरण के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम, मरकरी, कॉपर या आयरन? तो कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? क्या सोडियम को काट सकते हैं? मरकरी का सिंबल Hg होता है। कॉपर का सिंबल CO होता है, Cu होता है। आयरन का Fe होता है और सोडियम का Na होता है। ये सिंबल भी आप याद रखिएगा। तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। किसको काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किसको काट सकते हैं? सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है या धातु है जिसमें से विद्युत अगर हम गुजार हैं तो दोनों तरफ निकल जाती है, मतलब चालन होता है उसमें विद्युत का। सिल्वर में होता है, लेड में होता है, कॉपर में होता है या एल्यूमिनियम का होता है? सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक है। कौन? सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, लेड का होता है Pb, कॉपर का होता है Cu और एल्यूमिनियम का होता है Al। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में, जो सोडा वाटर होता है उसमें अगर हम नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि सोडा वाटर में क्षार होता है। सोडा वाटर में क्या होता है? क्षार होता है, इसलिए उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो सेब होता है उसमें आयरन होता है, और जब भी हम सेब को खुला छोड़ देते हैं तो आयरन क्या होता है? वातावरण की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो जब वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो उसकी ऊपर की सतह है वो भूरी दिखने लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इससे उसका दूधिया, वो जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? हरी मेहंदी में लासोन कर पाया जाता है, जिसके कारण वह क्या होती है? जब आप मेहंदी को लगाते हैं और उसको छुटाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? तो वो रेड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जब ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है तो वो ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ये हाइड्रोजन का जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो अपचयन कहलाता है। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो अपचयन कहलाता है। क्योंकि ऑक्सीकरण का अगर पूछेंगे तो अपचयन का भी किसी न किसी सेट में पूछ सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस श्वेत पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लिटमस पत्र को अगर हम नीले लिटमस पत्र पर अगर हम क्षार डालते हैं तो उसको लाल रंग में बदल देता है। कौन से में बदल देता है? लाल। और लाल रंग को अगर हम लाल रंग पे अगर हम डालते हैं तो उसको नीले रंग में बदल देता है। तो इस प्रकार इसका रंग परिवर्तित होता है। क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जो है ऊपर वाले क्वेश्चन का ही है। क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? जो लिटमस पेपर होता है, तो अगर उस पर हम क्षार डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। कटे हुए सेब का भूरा होने का क्या कारण है? मैंने बताया है कि सेब में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। जब सेब में आयरन पाया जाता है और सेब को हम जब खुला छोड़ देते हैं तो सेब वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उस पर आयरन ऑक्साइड के कारण एक सफ़ेद सी भूरी सी परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वो भूरा हो जाता है। तो सेब में क्या होता है? सेब में आयरन होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से इनमें से कौन विलुप्त जंतु जाति है? देखो कौआ तो अभी है, हाथी भी है, टाइगर भी है। डोडो पक्षी, जो डोडो पक्षी तमिलनाडु में मेनली पाया जाता है और नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में इसको पाया जाता है, और विलुप्त जाति में यही आएगा, डोडो पक्षी ही विलुप्त जाति में आता है। अगला है कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में, गेहूं में, नीम में या मटर में? तो कायिक जनन पाया जाता है आलू में। कायिक जनन कहाँ पाया जाता है? कायिक जनन आलू में पाया जाता है। याद रखिएगा, कायिक जनन क्या होता है? इसमें से ही, जैसे इसमें से ही एक निकल गई सेल्स और उसमें से ही आलू बनने लगा, तो ये इस तरह का जनन काय में पाया जाता है? कायिक जनन पाया जाता है आलू में। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसको बोला जाता है निषेचन। क्या बोला जाता है जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं? नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने को निषेचन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प क्या है? मक्का, सरसों, गुलाब, मक्का, सरसों, गुलाब या पिटूनिया? एक लिंगी पुष्प है इनमें से मक्का। कौन सा है एक लिंगी पुष्प? मक्का। मक्का एक लिंगी पुष्प है, याद रखिएगा। मक्का किस प्रकार का पुष्प है? मक्का एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता, मक्का, ककड़ी, सरसों। सरसों द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प है सरसों। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प है सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 90%। 90% प्लाज्मा में जल ही होता है। कितनी होती है? 90%। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप ही कर देंगे, 72 बार। लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है, मतलब रेड ब्लड सेल। आरबीसी के नाम से इनको जाना जाता है। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? अगर एनीमिया हो जाता है तो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। एनीमिया का मतलब क्या हो जाता है? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और यही हमारा खून बनाता है, और एनीमिया रोग होने पर इसी की कमी हो जाती है। नॉर्मल साधारणतः महिलाओं में, लड़कियों में यह कमी देखी जाती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक का नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए 6260190944 पर। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। यहाँ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी भेजूंगी जो आपको मिलती रहेगी। स्टेटस, अगर आपको मेरे स्टेटस के देखना है तो आप इस नंबर पर सेव करा देंगे, तो स्टेटस के थ्रू भी मैं आपकी तैयारी कराने वाली हूँ। मीनिंग जो होते हैं, जो इंग्लिश में मीनिंग पूछे जाते हैं या सेंटेंसेस बनते हैं इंग्लिश की मीनिंग के द्वारा, तो वो सभी आपको कराऊंगी। तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारे पटवारी और ग्रुप 2 के नोट्स हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये 10 बुकलेट ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। इसके साथ आपको मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। यहाँ पे हर विषय की तैयारी कराई जाती है बहुत सरल तरीके से। कम समय में इतना पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो आपको जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं आपको ग्रुप में कराई जाती हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो। तो ग्रुप आपके लिए कोचिंग का काम करता है। बहुत सरल तरीके से वहाँ पे कराया जाता है। अंग्रेजी की कोई चीज़ हम करा रहे हैं तो उसके पूरे मीनिंग आपको दिए जाते हैं, ताकि आप मीनिंग के द्वारा मीनिंग याद करके तुरंत सॉल्व कर लें। तो मीनिंग आपको दिए जाते हैं, साथ में आपको ट्रिक्स दी जाती हैं गणित की, रीजनिंग की। हिंदी बहुत सरल तरीके से कराया जाता है। प्रबंधन के क्वेश्चन कराए जाते हैं। कंप्यूटर की पूरी शॉर्टकट की याद करवा दी गई है हमारे ग्रुप में। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं प्लस हमारा ग्रुप लेना चाहते हैं तो आप हमें आप हमें ऊपर दी नंबर पर पेमेंट करके भारत में कहीं भी मंगा सकते हैं। ये इसका चार्ज है। 10 बुकलेट प्लस एक ग्रुप है। भारत में कहीं भी रहेंगे आप तो 5 से 6 दिन में आपके पास, वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी, जो जितना करंट अफेयर्स आना है वो भी हम इसी ग्रुप में कराएंगे, वो भी निःशुल्क होती है। मेरी जितनी वीडियोज़ की PDF है, पटवारी के प्रैक्टिस सेट है, सभी यहाँ पर निःशुल्क दिए जाते हैं। और साथ में आपको हैंड रिटन बहुत ही सुंदर भाषा में लिखे हुए नोट्स प्राप्त होते हैं। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो मुझे ये ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो आपने छोटे में पढ़ा होगा, तो उससे मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया रोग हो जाता है किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर के काट लेने से। एड्स, कैंसर, मलेरिया या डेंगू। तो क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। कैंसर अनियमित कोशिका वृद्धि के कारण कैंसर होता है, और डेंगू एक वायरस वाली बीमारी है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो चर्म रोग के उपचार में, चर्म रोग का मतलब होता है जो शरीर में चर्म रोग हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनसे संबंधित उपचार के लिए किस रेडियो तरंग का, किन वेव्स का उपयोग, किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? रेडियो आइसोटोप फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो फास्फोरस का उपयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा हो जाता है? जब बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो फैल जाती हैं, जिसके कारण उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का क्या होता है? तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आज रात को मैं एक 50 प्रश्नों का सामान्य ज्ञान का सेट भी कराऊंगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी आज रात को मैंने एक कल रात को मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने पटवारी का पूरा प्रैक्टिस सेट डाला था, जहाँ हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान सभी कुछ शामिल था, कंप्यूटर भी था। तो वो सेट भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? निकल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा। तो आधुनिक चर्म शोधन जो उद्योग होते हैं उनमें ऐसी धातु पाई जाती है। निकल, जस्ता तो नॉर्मली हमारे हर यूजेबल चीज़ों में होता है। क्रोमियम जो होता है वो आजकल चर्म शोधन उद्योगों में पाई जाती है, और जो कैसी होती है? जो बहुत विषैली होती है। कौन? क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr और इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? वो कौन सी होती है? वो क्रोमियम होती है। स्ट्रोंसियन लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को जब जलाया जाता है तो वो कौन सा रंग प्रदान करता है? किरमिजी लाल प्रदान करता है। कौन सा? किरमिजी लाल। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन क्यों महसूस करता है? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो होता है उस स्थान पर शून्य हो जाता है, इसलिए व्यक्ति जो होता है वो भारहीन महसूस करता है तथा अभिकेंद्री बल के समान भी हो जाता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाया जाता है? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाया जाता है? लोह यौगिक से, लोह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, या लोह, कोबाल्ट एवं निकल की धातुओं से। तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाया जाता है एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से। एल्यूमिनियम प्लस कोबाल्ट प्लस निकल, इनकी मिश्र धातुओं से बना हुआ जो चुंबक होता है वो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, मार्कोनी का प्रथम बेतार सिग्नल, या मैडम क्यूरी। तो बाकी की जो है वो 1900 से 1910, 1930 आदि में घटित हुई हैं, लेकिन मार्कोनी का जो प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था वो लगभग 1890 के दशक में भेजा गया था। तो ये घटना सबसे पहले हुई थी। बाकी मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार शायद से 1903 में मिला था पहला, और 1911 में दूसरा मिला था। मैडम क्यूरी ऐसी पहली महिला है जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो मैडम क्यूरी प्रथम नोबेल पुरस्कार 1903 1911 मिला था, और मार्कोनी का प्रथम बेतार सिग्नल इनमें सबसे पहली घटना थी। इटली के थे मार्कोनी। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, या नीला पीला हरा। लाल नीला हरा। कौन सा? लाल, नीला और हरा, ये 3 फोटोग्राफी में प्रमुख रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल, नीला और हरा, ये फोटोग्राफी में प्रमुख रंग होते हैं।
जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तो उसमें तेज उत्कलन होने लगता है, उत्फलन होने लगता है। नींबू के रस को खाने के सोडे में डालते हैं ऊपर, क्योंकि वो क्षार के रूप में काम करता है, तो उसमें बुलबुले टाइप उत्पन्न होने लगते हैं। उसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उसमें गैस उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो जो किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि लंबी होती है? श्वेत श्याम प्रिंट की। किसकी होती है? श्वेत श्याम प्रिंट की। फ्रेंड, इसकी पीडीएफ भी मैं अपने पटवारी के पेड ग्रुप में डाल दूंगी, जो कि आपको पटवारी के नोट्स के साथ मिला होगा। तो किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि लंबी होती है? श्वेत श्याम प्रिंट की फोटो अवधि लंबी होती। ताप उपक्रम होता है। ताप उपक्रम का मतलब होता है कि ताप में कमी आना अचानक से। तो ये कब होता है? धनात्मक पर, ऋणात्मक पर या तटस्थ अवस्था पर। तो जब भी हम ऊपर जाते हैं या वायुमंडल की ऊपरी सतह पे जाते हैं तो क्या होता है? एकदम से धनात्मक ह्रास होने लगता है। जब धनात्मक ह्रास होता है तो क्या होता है कि तापक्रम की स्थिति भी क्या हो जाती है? वायुमंडल में ऊपर जाने पर एकदम से तापमान कम हो जाता है। बढ़ते बढ़ते एकदम से अचानक ताप कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक ह्रास पर। ताप उपक्रम कब होता है? ताप उपक्रम मतलब ताप का अचानक से कम होना, घटना, तो धनात्मक ह्रास पर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? स्वच्छ हवा की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ हवा की मात्रा आवश्यक 1000 घन फीट वायु प्रति 20 सेकेंड में। 1000 घन फीट वायु प्रति 20 सेकेंड में व्यक्ति को जरूरत, 10 सेकेंड में होगा। 1000 घन फीट वायु प्रति 10 सेकेंड में कितनी स्वच्छ वायु आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में आवश्यक है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणु की कार्यक्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है, तो कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन कौन सी प्रक्रिया है? रेफ्रिजरेशन द्वारा क्या हो जाता है? रेफ्रिजरेशन में कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। क्या होता है रेफ्रिजरेशन में? कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कौन सी है? कोडाई कनाल, ऊटी, कवालूर या नैनीताल। तो ये है कवालूर में। एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ पर है? कवालूर में है। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है? वाहन को चलाने हेतु तो पीछे के देखने के लिए दर्पण का यूज़ करते हैं। वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं अगर दाढ़ी बनाना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और उत्तल दर्पण का उपयोग कब करेंगे? जब आपको पीछे का दृश्य देखना हो, वाहन चलाते समय अगर पीछे का दृश्य देखना हो तो उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डीजल का, बैटरी का या भाप का। तो भाप का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बियों में किसका उपयोग किया जाता है? भाप का उपयोग किया जाता है। होलोग्राम किसे कहते हैं? एक आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, या एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। तो एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए जो फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है, मतलब 3D के लिए, 3D पिक्चर के लिए, तो वो होलोग्राम के अंतर्गत आता है। होलोग्राम और 3D को याद करिएगा अच्छे से। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक है? नारंगी नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो लाल और हरा रंग जो है, लाल और हरा रंग का सम्मिश्रण किया जाए, समान मिश्रण किया जाए, तो वो दिन और रात के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं। कौन कौन से? लाल और हरा। लाल और हरा का सम्मिश्रण किया जाए तो वो दिन और रात के लिए अच्छे होते हैं। कौन सा द्रव सर्वाधिक धनी होता है, विस्कासी होता है, घना होता है, घनत्व ज़्यादा होता है? तेल, दूध, पानी या पेट्रोल। आप देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा घना कौन होता है? तेल होता है, दूध होता है, पानी होता है या पेट्रोल होता है? तो तेल होता है। तेल जो है वो सर्वाधिक घनी होता है। कौन होता है? तेल सर्वाधिक घनी होता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल के नियमों का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोलिक प्रेस में किस नियम का प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल के नियम का प्रयोग होता है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर पसंद आए हों और ऐसे और प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।